Information processing theories are known to break intelligence down into various basic skills that people employ to take in information process and then use it to reason and solve problems. Who is best known for propounding such theory? थोड़ा सा घुमा करके इन्होंने पूछ दिया क्वेश्चन, जनरली नहीं पूछा जाता है। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज यानी कुछ थियरीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह देखती हैं, आर नोन टू ब्रेक इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल्स that employ to take in information, process it and then use it to reason and solve problems। यानी जो सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कुछ बुनियादी कौशलों का प्रयोग करते हैं। ये आपके सीटेट का ही अनुवाद है, इतना सुंदर खुफिया जानकारी लिख दिया इन्होंने, सूचना प्रोसेसिंग को जो भी आपका प्रसंस्करण होता है उसको। तो ये जो बात कही है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही है, या उन्होंने कही भी नहीं है, तो उनकी जो थियरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी भी कह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। तो इनकी जो थियरी है उसका नाम है ट्रायआर्किक थियरी। जेपी गिलफर्ड ने तो SOI मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये वही जेपी गिलफर्ड हैं जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस की बात की है। स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थियरी, इसको त्रिबुद्धि सिद्धांत कह देते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। PCA से आपको याद रखना है, इसका जो निमोनिक है PC, P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल। अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रायोगिक, जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, या स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होंगे वो इसी में आएंगे। आपके घर में कुछ भी खराब हो जाए, 1 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति घर में होगा जो ठीक कर देता होगा चीजें, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसमें है, चाहे वो छोटे मोटे जुगाड़ की मैं बात कर रही हूँ या अगर आप प्लम्बर को भी बुला रहे हैं। ठीक, बेसिकली इसमें आप अडेप्ट जल्दी से करते हैं एनवायरमेंट में, आप चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं नए एनवायरमेंट को। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो जीवन को के प्रायोगिक पक्ष में यूज में आती है। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल भी इसको कहते हैं। इनके 2 नाम हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, पहले प्रीवियसली पेपर में पूछा जा चुका है, ये बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था 2013-14 में। इसमें क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ नोवेल्टी, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे नया क्रिएट करना। नोवेल्टी मतलब यूनिक, कुछ डिफरेंट। ऑटोमेशन है कि जो आपने सीखा है उसको नई सिचुएशंस में क्रिएट करना, कुछ नया बना देना, है ना, कुछ नया बना देना। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की तो ये कॉम्पोनेंशियल कहलाती है। इसमें कॉम्पोनेंट्स की बात होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको इसीलिए कहा जा रहा है, या इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लागू होती है, अप्लाई होती है। उसका रीजन यही है कि इसमें कई सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है, कॉम्पोनेंशियल है जिसमें आप कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके एक साथ और सीखते हैं कुछ नया। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई की वाली बुद्धि की बात करेंगे तो ये होगी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो जिसमें प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं और जजमेंट बनाते हैं और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, और फिर आप सीख पाते हैं। तो ये हुई स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, PCA। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पूछा है हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक। हिंदी में इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के जनक। देख रहे हो ट्रांसलेशन, ये सीटेट वालों का ट्रांसलेशन है, CBSE कर रही है इतना सुंदर ट्रांसलेशन कि हिंदी में नाम भी नहीं पूछा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक, हमें पता है एक प्यारे से व्यक्ति हैं जिनका नाम गार्डनर है, और इन्होंने कहा कि भैया IQ से मत जज करो, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई IQ का एक सिंगल स्कोर नहीं है, आप अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हो, बुद्धि के 8 प्रकार हो सकते हैं। ये हमारी NCERT कहती है, क्योंकि इनके प्रकार 9 और 11 तक भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो गूगल के लिए छोड़ दीजिए उनको। जो आपके ऑथेंटिक प्रकार हैं वो 8 हैं, और इन्होंने एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बात की थी 1983 में। उस टाइम पे 7 थी, बाद में 8 हो गई। तो गार्डनर हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रवर्तक, अगर हम कहें। 8 प्रकार की बुद्धि है, फटाफट से नजर डालेंगे क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में चीजें होना बहुत जरूरी है, सिर्फ 8 प्रकार नहीं, इसके बारे में भी पता हो। 8 प्रकार दिख रहे हैं आपको। विजुअल स्पेशल, यानी एक आर्किटेक्ट या एक पेंटर या एक मूर्तिकार जिसको शेप और साइज, शेप की स्पेशली समझ हो। ठीक, फिर आता है लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी जो आपके गणित पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं उनकी लैंग्वेज पे भी पकड़ है, और बेसिकली गणित नहीं भी तो कोई भी टीचर है अगर, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी भाषा पे पकड़ है। किस पे? भाषा पे पकड़ है, चाहे वो आपका राइटर ही क्यों ना हो। ठीक, पोइट्स में भी ये बुद्धि होगी। इंटरपर्सनल, यानी ये आप देख रहे हैं थेरेपिस्ट के साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी लोगों को समझने की क्षमता। इसमें आपके मदर टेरेसा
या फिर अगर हम कहें जो नॉर्मल इवन पॉलिटिशियंस भी, जो भी लोगों को समझने में अच्छे होते हैं, थेरेपिस्ट, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, खुद को समझने की, ये देख रहे हैं अकेली बैठी हैं देवी जी और कुछ टाइप कर रही हैं। फिलोसोफर जैसे लोग इसी में आते हैं, स्पिरिचुअल जो समझ रखने वाले लोग हैं वो इसी में आते हैं, सेल्फ को समझने की। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी लॉजिक और मैथ्स में अच्छे हैं, तो ये गणित वाले मास्टर जी यहाँ आएंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी साइंस में, मैथ्स में, जितने भी सब्जेक्ट लॉजिक वाले होते हैं वहां पे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं जिनको म्यूजिक की समझ है, गाने की या बनाने की। ठीक, क्योंकि जो धुन है, जो कंपोजर है, उसको भी तो म्यूजिक की समझ होनी चाहिए। बॉडी काइनेस्थेटिक, स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे। नेचुरलिस्टिक में आपका गार्डनर, आपके जूलॉजिस्ट, जो लोग भी एनवायरमेंट की समझ रखते हैं। ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ जाए अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। अब जनरली ये सीटेट में पूछता नहीं था, ये आपसे पंगे लिए हैं इन्होंने बिना मतलब कि ज्यादा पढ़ा है कि नहीं। इंसाइटफुल थियोरी, इस पे एक बार क्वेश्चन आया जीवन में, वो भी 2011-12 का टाइम था, तब से तो सिलेबस भी चेंज हो गया था उस टाइम के बाद से। तो अगर हम सीटेट की बात करें, बट ठीक है, एक आध नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल का मतलब है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। देख रहे हैं अब ये इनकी हरकतें देखो आप, हिंदी में लिख दिया है व्यवहारिक सिद्धांत और इंग्लिश में लिखा है क्या, सूझ का सिद्धांत। तो आपको इस सिचुएशन में एक बार इंग्लिश में झांक के देख लेना है कि सरकार कहा क्या जा रहा है, क्योंकि व्यवहारिक सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत है नहीं। पहली बात तो बिहेवियरल थियरी नहीं है, कोई नाम है। बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में थियरीज के नाम है। जैसे थॉर्नडाइक की थियरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है। कनेक्शनिज्म है, बॉन्ड थियरी बोल देते हैं कई लोग, प्लेजर एंड पेन थियरी बोल देते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थियरी बोल देंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक सिद्धांत। अगर बिहेवियरिज्म का कोई व्यक्ति पूछा होता या उनकी थियरी किस पे बेस्ड है ये पूछा होता तो समझ में आता। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया अपने आप में। तो थॉर्नडाइक तो इसका जवाब होंगे नहीं, क्योंकि एक तो इंग्लिश फाइनल होता है। जब हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन है आपको, तो इंग्लिश में जो सही लिखा होगा, मतलब सही उसको माना जाएगा जो इंग्लिश की साइड लिखा है, ऐसा पेपर कहता है, मैं नहीं। ठीक, तो ये गार्डनर भी नहीं है। ये व्यक्ति है कोहलर। हल और टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो न्यू बिहेवियरिस्ट हैं। टॉलमैन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल ड्राइव रिडक्शन की बात करते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने साइन लर्निंग की बात की है। कोहलर है एक व्यक्ति, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी है, सूझ का सिद्धांत दिया है। ये वही कोहलर है जिन्होंने एक सुल्तान नाम का, मतलब चिंपैंजी तो कई सारे थे, बट जिसका प्रयोग फेमस है वो है सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। वो सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है मूवी वाला। दिस इज मतलब इट्स अ चिंपैंजी, कोहलर की। तो कोहलर ने इंसाइट क्या होता है, अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई मेंटोस खा करके, है ना, अचानक से आइडिया आया। जो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन इंसाइट लर्निंग। ठीक, इनको आपको अलग से डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक भी पता होगा अब, क्योंकि पेपर का टाइम है तो चल जाएगा। तो ये अगर हम देखें, ये सुल्तान है, इसके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई कि केले हैं, यानी कुछ बनानाज हैं जो रूफ से बांध दिए गए हैं और ये डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, इस डब्बे या जो भी वहां पे पड़ा हुआ होगा उसको रख के देखेगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। फिर 3 डब्बे लगाएगा, फिर पहुंच जाएगा। या फिर अचानक से इसको एक सूझ आती है कि वहां पे कुछ स्टिक पड़ी हुई है जिसका प्रयोग करके ये कर सकता है। बैठ जाता है, सोचने लगता है, अचानक से आइडिया आता है। इसी को इंसाइट कह रहे हैं। अचानक से आइडिया का आना, जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप परेशान हो चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सॉल्यूशन नहीं आ रहा दिमाग में। आप क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, चलो खाना बना लेते हैं, चलो गाड़ी चला लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में वो चीज चल रही है। अचानक से आइडिया आएगा एक टाइम पे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस अचानक से आइडिया आने को ही इंसाइटफुल लर्निंग या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें आहा मोमेंट बोलते हैं उसको, कि जब सुल्तान के दिमाग में सॉल्यूशन आया होगा तो उसने कहा होगा अरे वाह मजा आ गया, है ना। तो आहा मोमेंट इसी में आता है, इसी थियरी में, जो इंसाइटफुल लर्निंग है। और ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स है ना, क्रिएटिविटी के, कैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करती है, जिसका मैंने PIIV, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी बेस्ड है इंसाइट लर्निंग पे ही, सूझ के सिद्धांत पे ही। क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूझ का सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इस बार पेपर में आया हुआ है आपके। ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 4 स्टेप्स लगते हैं। वो क्या है, P से शुरू करेंगे, PIIV, प्रेपरेशन। आपके सामने कोई समस्या आती है जिसका आपको क्रिएटिवली सॉल्यूशन निकालना है, तो आप प्रेपरेशन करते हैं, जो भी उस चीज के बारे में जानते हैं, जितना भी जानते हैं, जिस भी किताब से पढ़ सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अपनी एक प्रेपरेशन करते हैं बेसिक। ठीक, उसके बारे में पता करेंगे। दूसरी स्टेज है इनक्यूबेशन की। इनक्यूबेशन इज कि आपके दिमाग में खाना बन रहा है, आपको नहीं पता कि आइडिया कब आएगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन दिमाग में चल रही है, वो कॉग्निटिव लेवल पे दिमाग में प्रोसेस चल रही है, आपको नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, फिर आता है ये आपका इंसाइट आएगा इसके बाद,
फिर आप वेरीफाई करेंगे। इसमें ये गड़बड़ दिया हुआ है, इसका जो स्टेप है वो है PIIV, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन। तो इनसाइट है, अचानक से आइडिया आएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर जज करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे वो आइडिया ठीक है या नहीं है। तो ये भी इसी थियरी पर बेस्ड है, इनसाइट लर्निंग पर ही, और इसके चारों स्टेप याद रखिएगा, पेपर में इस बार पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। कल भी हमने इस पे बात की थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ है तो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, या यहाँ पे साइकोसेक्सुअल थियरी भी लिख सकता था, या यहाँ पर साइको डायनेमिक थियरी भी लिख सकता था, 2-3 नाम इसके हैं, ठीक है ना। नंबर 5 देखिएगा, हु प्रोपाउंडेड दी साइको एनालिटिकल थियरी, यानी किसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो 81% लोग सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी बताई। आज कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था तो आप लोग क्रिएटिव हो ही गए, तो किसी ने लिखा हुआ था कि जो मन की 3 अवस्थाएं हैं, मन की 3 अवस्थाएं बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये मन की बात करते हैं, यानी माइंड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए माइंड क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है। तो भेजा फ्राई से इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को याद रख लिया। तरह तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली मन की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उनकी थियरी का नाम है साइकोसेक्सुअल, यानी मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, साइको डायनेमिक भी बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का, और साइको डायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, 3 नाम है इसके। सिंपल बात है। रॉजर्स तो ह्यूमनिस्टिक हैं, इनसे पूछेगा नहीं। मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी है नीड की, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो समझने से पहले मन की 3 अवस्थाएं हैं। आइसबर्ग से इन्होंने मन को कंपेयर किया। सिगमंड फ्रॉइड ने एक एनालॉजी दी कि मन कैसा है। मन के एक तो 3 प्रकार हैं, जिसको प्री कॉन्शियस बोल रहे हैं उसको हम सब कॉन्शियस भी बोलते हैं, अनकॉन्शियस और ज्यादा अंदर है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्शियस की, तो सिर्फ 10% ही चेतन है जिसको आप व्यवहार में ला पा रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली बोल पा रही हूँ। प्री कॉन्शियस क्या है, बीच में कहीं है, कोई चीज याद नहीं आ रही, याद कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो सब कॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस जिस तक आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, या तो हिप्नोटिज्म के द्वारा या मनोविश्लेषणवाद जिसको हम ड्रीम एनालिसिस कहते हैं उसके द्वारा पहुंच पाएंगे। ईगो, सुपर ईगो और इड। इड जो है आपकी वो प्लेजर इंस्टिंक्ट पे काम करती है, जो एक तरह की जानवर प्रवृत्ति भी कह सकते हो कि बस मजा मजा मजा। तो ये इड है जो जन्म से होती है। ईगो होती है 1.5 साल के आसपास डेवलप, सेकंड स्टेज में अभी आएंगे। और सुपर ईगो है 3 साल के बाद डेवलप होगी, फैलिक स्टेज में। सुपर ईगो इज कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ईगो दोनों को बैलेंस करता है, ठीक। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं पढ़ने, आइडिया होना चाहिए। तो फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस हैं। OAPLG से मैंने आपको याद भी कराई हुई है, यानी O अमरपाल, AP, O फॉर ओरल, A फॉर एनल। और यहां पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये जो ओरल स्टेज है ये है आपकी जन्म से 1 साल या 1.5 साल तक की, है ना। जन्म से 1 साल बोल देते हैं, फिर ये 1.5 से 3 साल जो है आपके, या 1 से 3 भी कह देते हैं कई लोग, क्या है, एनल स्टेज है। फिर ये 3 से 6 वर्ष फैलिक स्टेज है, जहां पे सुपर ईगो डेवलप होगी। फिर ये 6 से 12 ये स्कूल एज है, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी ये है स्कूल एज, और ये आपके काम की नहीं है क्योंकि सीटेट में या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये वाले बच्चे तो गायब हो जाते हैं स्कूल के बाद। मतलब ये सीटेट के लिए तो बिल्कुल ही काम की नहीं है, उसके बाद आप फिर भी पढ़ सकते हैं। 0 to 2 की एज, जो कि हम 1.5 भी कह रहे हैं, कई जगह पे 1.5 मिलेगी, कई जगह पे 2 मिलेगी। तो 0 to 2 ईयर्स ओरल स्टेज है। बच्चा माउथ सकिंग, माउथ मतलब सकिंग जो उसका फीडिंग है, या अगर हम बात करें वो थंब सकिंग, इन सब चीजों पे फोकस करता है। एनल स्टेज है जब वो जो यूरिनेशन है या ब्लैडर, गॉल ब्लैडर वगैरह की जो एक्टिविटी है, सुसु पॉटी कंट्रोल करके वहां पे लिबिडो होती है। फिर है फैलिक, यहाँ वो जेनाइटल्स को अपने टच करके अच्छा महसूस करेगा, प्लेजर सीख करेगा। लेटेंसी है जहां पे जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेटेंट है, सुषुप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में वो एनर्जी वहां चैनलाइज करेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं बहुत ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि अब आप फ्रॉइड भी पढ़ने बैठ जाएं। अगर आपने सर्च करके पहले से पढ़ा हुआ है, मैंने कराई हुई है थियोरी या पेडागोजी स्पेशल वगैरह में, सीटेट के लिए जनरली हम ये पढ़ते नहीं है। इसकी स्टेजेस से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा जैसे अभी पूछा है। लेटेंट पूछ सकता है हद से हद की लेटेंसी स्टेज, तो वो स्कूल एज है 6 से 12 वाली, जिसको फ्रॉइड लेटेंसी कह रहे हैं। एरिक्सन क्या कह रहे हैं? एरिक्सन कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, और वैसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वाइगोस्की के अनुसार
जो विकास और अधिगम है उनके बारे में वाइगोस्की क्या सोचते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, जिसमें कुछ हद तक नेचुरल भी चीजें होती है, मैचुरेशन भी शामिल है, ग्रोथ भी शामिल है, और दूसरी चीज है लर्निंग, जो एफर्ट और प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से होती है। तो वाइगोस्की क्या सोचते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है या डेवलपमेंट से लर्निंग आता है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एलडी से याद रखिएगा, वाइगोस्की कहते हैं, वीएलडी लिख लीजिए, वाइगोस्की कहते हैं पहले लर्निंग आती है, बच्चा सीखता है, उससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये एज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर आपको एनवायरमेंट या सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहां आप अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं और वो खाना बनाती हैं मान लीजिए, या पिताजी हैं, तो उनको देख देख के आपने खाना बनाना सीख लिया, अपनी भी एज से पहले भी ऐसा कई बार हो सकता है। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, और लर्निंग प्रोसीड करती है, पहले आती है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, जबकि पियाजे इसका उल्टा कहेंगे कि डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, कि जब तक बच्चा एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी उस स्टेज को लेकर के। लेकिन वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते, ये कह रहे हैं पहले लर्निंग आएगी, एफर्ट तो करिए, फिर डेवलपमेंट भी हो जाएगा उससे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टैटिक तो है ही नहीं, नॉन लीनियर है। ये पियाजे के बारे में डी ऑप्शन जो है, वो कहते हैं डेवलपमेंट पहले आएगा, और वाइगोस्की कहते हैं डेवलपमेंट बाद में आएगा, पहले लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 5 समझते हैं, कोहलबर्ग की बात हो रही है। स्टेज 5 मॉरलिटी का स्टेज 5 वाला जो लेवल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसको हम कह देते हैं, वहां पर कौन सी एक बात के द्वारा निर्धारित होगी मॉरलिटी, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट की बात ना 6th स्टेज में जनरली होती है। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। यानी अब आप यहां ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी के भी रूल्स हैं, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उन रूल्स को बदला जा सकता है। ये बात 5th स्टेज पे ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 50% लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ऐसा भी नहीं है। ये तो 3rd स्टेज हो गई। बात रही मॉरल रूल्स को फॉर्मुलेट करने की जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही वो एथिक्स को ऐसे मॉरल रूल्स बनाएगा जो एथिक्स से परे हों। वो ये देखना चाहता है इस टाइम पे सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करेगा कि कुछ रूल्स बदले भी जा सकते हैं यदि वो समाज के भले में नहीं है तो। ठीक है ना। अगर हम बात करें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी एज ग्रुप। इससे आसान क्वेश्चन आज के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं कई लोगों को। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। S फॉर बोले तो सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है 7 से 11, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है सीइंग अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा देखा बच्चे ने, एक 3 साल का बच्चा है जिसने घोड़े को देखा। अ 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, यानी 3 साल के बच्चे ने कहा एक घोड़े को देख के अरे कितना बड़ा कुत्ता है ना, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, और उसने कहा सच अ बिग डॉग। एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का उदाहरण है ये जीन पियाजे के अनुसार? एसिमिलेशन है, मेक बिलीव प्ले है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या डेफर्ड इमिटेशन है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि किस चीज का, कि 3 साल का बच्चा है, तो फिर हम क्या करें, स्टेज तो पूछी नहीं है। मेक बिलीव प्ले ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेक बिलीव प्ले में होता है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, वो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है जब। ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी भी बात नहीं हो रही। डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चे ने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा, जन्म से 2 वर्ष में ही होता है ये भी, और किसी दिन वो भी मेकअप पोत करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का उदाहरण है, कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था, जो उसने एसिमुलेट किया हुआ था, उसी को उसने देख के बोल दिया कि भाई हॉर्स नहीं है, डॉग है। लेकिन अगर इसको ठीक करना हो, किसी ने बताया होता कि बेटा ये हॉर्स होता है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ता, नया स्कीमा बनाता या फिर मॉडिफाई करता स्कीमा को। तो ये एसिमुलेशन है, क्योंकि यहां ये बात नहीं हुई है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। जो उसके दिमाग में पहले से एसिमुलेटेड है, मान लीजिए मेरे दिमाग में बॉटल को थ्रॉटल कहते हैं अगर, तो मैंने बॉटल को थ्रॉटल बोल दिया, तो मेरे दिमाग में तो यही एसिमुलेटेड है कि भाई ये तो थ्रॉटल ही होता है। तो अगर हम बात करें, या पेन को मैंने कार बोल दिया, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, मैंने एसिमुलेट किया हुआ है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेकार निकला। छोड़िए, मैं बहुत ही वाहियात
एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल्स नहीं, शब्दों का प्रयोग। कहाँ सो रही हो तुम आज, तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी टेंशन में आ गई हो। देखिएगा, तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, जो बच्चे के दिमाग में एडिट था वही उसने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। एज पर लेव वाइगोस्कीज थियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्कैफोल्डिंग समझते हैं, टेम्परेरी हेल्प, है ना। टेम्परेरी हेल्प मतलब अस्थायी मदद, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दे दीजिए, तो वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। ठीक है या नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट से, समझते हैं। प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सारी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर देना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो भी रिजिड तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसको स्कैफोल्डिंग नहीं कहते। पनिश करना, पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोस्की करते नहीं है, कल ही समझा था हमने। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात सही है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है हिंट्स दे दिए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया, आधा सॉल्व कर दिया, जहां पे बच्चा अटके जिस स्टेप पे उसको समझा दिया, क्यूज दे दिए, है ना। आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चा जहां अटक रहा हो उसको वहां मदद दे देना, स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प या पाड़ या ढांचा कहलाता है वाइगोस्की के अनुसार। नॉन इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, बच्चा अटका पड़ा है किसी स्टेप पे, आप कह रहे हैं अपने आप करो, वो नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेव वाइगोस्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोस्की का क्या विचार है भाषा और विचार को लेकर, समझ रहे हैं, वाइगोस्की का विचार भाषा और विचार को लेकर के, यानी वाइगोस्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट की जो लड़ाई है वो वाइगोस्की और पियाजे के बीच है, हालांकि इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट विचारों की बात है। तो अगर हम बात करें जो विचारों की लड़ाई है कि भाई पहले लैंग्वेज आता है कि पहले थॉट आता है, ये पूछा है, तो आपको पता है वाइगोस्की नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आएगा, यानी थॉट जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले आएगा। तो थॉट लैंग्वेज से पहले टीएल किसके अकॉर्डिंग होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग, तो टीपीएल या पीएलटी जो आपका मन करे याद रख लीजिएगा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं, वाइगोस्की ये नहीं कहते कि पहले लैंग्वेज आती है, उल्टा नहीं कहते हैं वाइगोस्की। लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप सही समझ रहे हैं 71% लोग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज, नहीं, डेवलपमेंट तो लर्निंग से आ रहा है ना इनके यहाँ, ठीक है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है, पैरेलल चलते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा क्या है, एक टूल है, संज्ञानात्मक विकास के लिए एक यंत्र का काम करेगी। यानी हम लैंग्वेज से, अभी आप लैंग्वेज के माध्यम से तो सीख पा रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास, यदि आपकी समझ बेहतर हो रही है किसी की बात को सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, संस्कृति में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके, तो क्या हुआ, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज ने टूल की तरह काम किया आपकी समझ को बेहतर करने में। तो बच्चे की समझ बेहतर हो रही है किस टूल के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, जो वो स्कूल में जाकर के किताबें पढ़ के, टीचर से सुन के, आसपास हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे संज्ञान बेहतर होता है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। बेसिकली वाइगोस्की कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 टूल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। वाइगोस्की की थियरी मेनली किस चीज पे फोकस करती है, यानी मुख्यतः किस चीज की व्याख्या वाइगोस्की का सिद्धांत करता है, फटाफट से बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी को तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। इकोलॉजिकल मतलब कोई पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं क्या, ये नहीं। द इंपैक्ट, इकोलॉजिकल थियरी किसकी है, ब्रॉनफेन ब्रनर की है। उन्होंने 5 मॉडल्स बताए हैं, एमएमई, एमसी याद कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, क्रोनो और इसी तरह के और 2 हैं। तो ये मैंने थियरी बताई हुई है, बट पेपर में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल जो है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग आती है आपकी, वो ब्रॉनफेन ब्रनर ने दी है, सोशलाइजेशन की थियरी है। द इंपैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, ये फालतू बात है कि अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, अभिप्रेरणा की बात कोई कुछ कर ही नहीं रहे वाइगोस्की और पियाजे। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, आपको पता ही है वाइगोस्की क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों पे बेस्ड है इनकी थियरी, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स जो हमारे सांस्कृतिक टूल्स हैं, जो संस्कृति में कहानियां चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती हैं एज पर वाइगोस्की। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में ओबेइंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी आप नियम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना लग जाए, जैसे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। तो अगर हम बात करें पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करना, फटाफट से बताइए। तो रेड लाइट जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलान होगा इसलिए दिक्कत है। अगर कोई ऐसा मानता है, हंस रही हो तुम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रेड लाइट जंप कर लेनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए आप पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट जंप कर लूं अगर रात हो तो, बट दिन में जो है चालान कटेगा। तो ये क्या हुआ कि आप नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, आप पनिशमेंट से बचने के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति जो रात को भी रेड लाइट पे रुके और कोई ना खड़ा हो आसपास तब भी रुके, तो वो व्यक्ति तो बढ़िया एकदम
वो तो उसी मॉरलिटी का लेवल ऊपर चला गया, वो तो 4th लेवल पे पहुंच गया, लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई नियमों का पालन ही करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर रेड लाइट जंप करेगा फिर दूसरा भी करेगा, फिर सब ऐसे ही करेंगे एंड ऑल, है ना। तो ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया आप हैं बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिसको पनिशमेंट से डर लगता है, चालान से डर लगता है, इसलिए आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स। एक बच्चे को 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ों के क्या दिखाए गए, फोटोज दिखाए गए, या 3D मॉडल। 3D मॉडल तो समझ रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन दिख पा रही हैं। और पूछा गया अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, यानी बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर, और एक और व्यक्ति है बी जो इधर खड़ा हुआ है। अब इस बच्चे से पूछा है द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो। बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम्हें तो यहां से ये वाला एंगल दिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, यानी उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा होगा, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। और समझ नहीं पा रहा बच्चा, बता ही नहीं पा रहा। कौन सी, क्या है ये ईगो सेंट्रिज्म है। क्या है ये? अहम केंद्रिता है। सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रिता, आत्म केंद्रिता कह लीजिए आप इसको, या अहम केंद्रिता कह लीजिए। बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, ठीक है। बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा? दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। वो दूसरे के एंगल से नहीं देख पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति की नजर से क्या दिखेगा, वो ये नहीं समझ पा रहा। अब इस स्थिति में क्या होगा, बच्चा क्या है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। 2 से 7 वर्ष में ये समस्या आती है, ठीक है। एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि वो सजीव चीज को निर्जीव समझ रहा है या निर्जीव को सजीव समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना क्या कहलाता है बताओ? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को देख पाता है, आय वाला कॉन्सेप्ट उसका सेल्फ सेंटर्ड है वो, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो ये होता है कि वस्तु स्थायी है कि नहीं है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो भैया बाद में जाकर के कहीं आएगी, ठीक है। नहीं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, द चाइल्ड इज इलस्ट्रेटिव ऑफ। ये नहीं पूछा कि किसकी कमी है, कमी होती तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम कह सकते थे एक बार को, लेकिन पूछा है कि सही तरीके से नहीं कर पाता, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है। तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में तो आप बता देंगे इमेजिन करके, हाइपोथेसिस करके, कल्पना करके। यहां तो कल्पना है ही नहीं, परिकल्पना कहां से करेगा बच्चा। समझ पा रहे हैं ना बात को, एडुटेक क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फंसना नहीं है इसको। डी ऑप्शन में जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है या नहीं होती है? बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन कैसे भिन्न होती है? नॉट डिफरेंट, ऐसा नहीं है मतलब बच्चा भी सेम सोच रहा है और आप भी सेम सोच रहे हैं, वाह वाह क्या बात क्या बात। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न है, या क्वांटिटेटिवली, तो क्वांटिटेटिवली तो सेम होती है, अमाउंट सेम है, बच्चा भी सोचता है आप भी सोचते हैं, वो खाने के बारे में सोच रहा होगा आप अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे होंगे, प्रकार अलग हो जाएगा। काइंड इज डिफरेंट, क्वालिटी अलग है थॉट की, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं कई बार या डिफरेंट तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार, तो काइंड में अंतर होता है, क्वांटिटी में नहीं, मात्रा में नहीं, अमाउंट में नहीं। प्रकार या क्वालिटी अलग होती है थॉट की। एक 2 साल का बच्चा और एक 16 साल का या 26 साल के व्यक्ति की थॉट तो बच्चे को भी आ रहे हैं आपको भी आ रहे हैं, विचार तो दोनों के दिमाग में है, बस प्रकार अलग है विचारों का, ठीक है ना। क्वाइट सिमिलर नहीं होते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।